नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज तीसरे दिन की दोपहर है जब हम मिड डे मुद्दा लेकर के आए हैं, लेकिन अभी भी भारत के न्यूज चैनलों पर रुदाली का कार्यक्रम चालू है। सब फिकर रहे हैं, टेलीविजन पर रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। किसके लिए? अपने आका के लिए, मोदी के लिए, जिन्होंने नाक कटवाई है विदेश में। और ये जो है उनको बचाने के चक्कर में ऐसे ऐसे ऊल जलूल अनाप शनाप तर्क दे रहे हैं कि अगर तर्क शास्त्री सुन लेना तो कान में ठेपी लगा करके घूमे हो, इनकी आवाज दोबारा न सुने। ऐसे ऐसे तर्क, तर्क नहीं कुतर्क, और कुतर्क भी नहीं, कुतर्क भी इनके जो है तर्क उनके सामने शर्मा जाए, ऐसे भयानक टाइप के। और उन तर्कों के पीछे एक कबूलनामा है। अभी आपको कार्यक्रम में पूरा समझ में आ जाएगा। वो कबूलनामा ये है कि जितने गोदी एंकर हैं ये सब मोदी के चरण चाट हैं। ये कबूलनामा एक्सेप्टेंस है। अभी इस कार्यक्रम में हम साबित करेंगे एक्सेप्टेंस को, इस स्वीकारोक्ति को, इस कबूलनामे को। और जब ये टेलीविजन पर बिलबिला रहे हैं तो इनके आका का वीडियो आ रहा है इटली से। मेलोनी, बहुत मीम्स बनते हैं ना, अंधभक्त खुश होते हैं मोदी और मेलोनी को एक साथ देखकर। वहां से वीडियो आ रहा है और वीडियो में दोनों खूब बातें कर रहे हैं, लेकिन वीडियो म्यूट। जिस देश की मीडिया अपने प्रधानमंत्री के वार्तालाप को भी म्यूट करके प्रसारित करती हो, म्यूट करके, इससे बेहतर चरित्र चित्रण उस प्रधानमंत्री का, उस व्यक्ति का हो ही नहीं सकता। हम मिड डे मुद्दा एक दिन करें और हम और भाव पूरा मिड डे मुद्दा रिकॉर्ड कर दें और उसके बाद ऑडियो गायब करके एडिटर हमारा लगा दे, म्यूट कर दे। आप बताइए उसमें क्या आप समझेंगे? आपके मन में क्या विचार बनेंगे कि इसका मतलब आज 1 घंटा म्यूट कब किया जाता है? जब कहीं पर कुछ अभद्र, कुछ गलत निकल जाए। यही मन में पहला विचार आएगा ना कि आज 1 घंटे तक लग रहा है ये सब बहुत घटिया, गंदी, अश्लील, ये सब चर्चा किए हैं, बातें किए हैं। इसलिए बेचारे एडिटर ने क्या करता, उसने म्यूट कर दिया इनको और लगा दिया। हमारे प्रधानमंत्री म्यूट वीडियो आता है। लाइए जरा भाऊ फिर एक एक करके किस्सा कहानी शुरू करें। स्वागत है भाऊ। जरा दो विशेष एंकरों की आज हम चर्चा करेंगे और नाम लेके करेंगे। एक जो है उसका करोड़ का हिसाब बहुत पुराना रहा है। वो करोड़ की डील करने के चक्कर में तिहाड़ भी गया था, वहां भी करोड़ ही मांग रहा था और आखिरकार करोड़ का सपना उसका मोदी जी ने पूरा कर दिया। अब सुनने में आता है कि शायद 15 करोड़ रुपए मिलता है तनख्वाह, इतनी तनख्वाह मिल रही। खैर कोई बात नहीं, तनख्वाह मिले। सुधीर चौधरी। और दूसरा नाम है अंजना ओम कश्यप। ये चिप के दौर से चरण चिपक के दौर तक का सफर है पत्रकारिता का। जब चिप छिपाया था जमीन के भीतर नोटबंदी में, वहां से लेकर के और अब ये चरण में चिपक गए, चरण चुंबक हो चुके हैं, यहां तक का सफर। आपको मैं एक ट्वीट दिखाता हूं, मैं वीडियो नहीं दिखा सकता हूं। आप सभी लोग जिसको देखना हो वीडियो, आप एक्स पर चले जाओ, सोशल मीडिया पर, और खाली अंजना लिख दो या सुधीर लिख दो, सामने वीडियो सब आ जाए। हम वीडियो डीडी का या आज तक की प्रॉपर्टी हम दिखा नहीं सकते, वो उनकी प्रॉपर्टी है, कॉपीराइट उनका होता। लेकिन मैं शुरू करता हूं और मैं बताऊंगा, हम लोगों ने सुना है भाव ने, हमने। पहला ट्वीट लाइए जरा, पहला ट्वीट लाइए। ये देखिए, अंजना जी, जो सवाल इस पत्रकार ने पूछे हैं वो बिल्कुल जायज नहीं है। मैं बताता हूं कौन से सवाल जायज है, चला दो। आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर? आप थकते क्यों नहीं? आपकी असीमित ऊर्जा का राज क्या है? मोदी जी, आपके पास बटुआ नहीं है तो आप पैसे कैसे रखते हैं? नीचे चलाइए, नीचे वाला लग रहा है काट दिया क्या ना? हाँ ठीक है। ये कार्यक्रम है अंजना ओम कश्यप का, देश के सबसे तेज चैनल पर ये उनका कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में ये क्यों ऊपर लिखा कि सवाल तो ये होने चाहिए, क्योंकि अंजना ओम कश्यप कह रही हैं कि क्या एक पत्रकार को प्रधानमंत्री से ऐसे सवाल पूछने चाहिए? तो ऐसे नहीं पूछने चाहिए तो कैसे पूछने चाहिए, ये खुरपेच पे बताया।
कि ऐसे नहीं तो कैसे। मतलब प्रधानमंत्री से कैसे सवाल पूछने चाहिए। हमारे यहाँ जो पूछे जाते हैं, आम चूस के खाते हो, काट के खाते हो, उसमें और क्या तर्क था। जनाब कश्यप की क्लिप में और क्या बात थी। उन्होंने कहा कि ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो करवाती है एनजीओ, उसको जॉर्ज सोरोस पैसा देता है। मतलब वही जो इस देश में 12 साल से इन पालतुओं को लगा दिया जाता है कि जाओ और शुरू हो जाओ, तुम लोग इतना तेज तेज चीखो कि सच को दबा दिया जाए, मोदी को बचा लिया जाए। सोरोस का पैसा आता है। अरे भाई अकाउंट भी दिखा देते, अकाउंट भी दिखा देते। दुनिया उसको मान्य, दुनिया के लिए मान्य है वो रेटिंग। तुम अपनी पत्रकारिता का मुजाहिदा तो कर ही रहे हो, इसी जो आज कर रहे हो इसी की वजह से तो 157वें नंबर पर हो। आप इस देश में किसी भी चीज के लिए आज तक पत्रकार से किसी सवाल कभी प्रधानमंत्री से सवाल पूछे क्या? नहीं पूछे आप। अगर एक विदेशी पत्रकार ने सवाल पूछा तो आपको भी कहना चाहिए था भाई, विदेशी पत्रकार एक अगर जवाब ही देना था तो बोल देते कि विदेशी पत्रकारों का सवाल नहीं, हम इंडियन पत्रकार अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे, तुम मत पूछो, इतने बोल देते। पूछना ही गलत है। खैर, अंजना ओम कश्यप का तो जॉर्ज सोरोस और वो सब वही जो चिप छिपाने का फॉर्मूला ये सब था। सुधीर चौधरी ने असली कबूलनामा सुधीर चौधरी ने किया। उन्होंने बताया पत्रकारिता क्या होती है। देखिए, सुधीर चौधरी जी हेल लंग को पत्रकारिता सिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि 2024 से कोई ट्वीट नहीं किया और सिर्फ 800 फॉलोअर थे, इसलिए ये सवाल नहीं पूछ सकती। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछना भारत का अपमान। हेल लंग पत्रकार नहीं कार्यकर्ता है, ये वाली लाइन तो इन्होंने खुद के लिए बोल दी है। अब ये क्या क्या बोले। इन्होंने कहा कि पहली बात कि हेल लंग की जो पत्रकारिता का अनुभव है वो 5-6 साल, 5-6 साल है, इसलिए वो प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकती। मतलब अगर 5-6 साल किसी करियर हो पत्रकारिता में तो सवाल नहीं पूछ सकता। इस नॉनसेंस को ये पता ही नहीं है कि उम्र और सवाल का कोई कोरिलेशन नहीं है कि फला आदमी फला उम्र में सवाल पूछ सकता है। तब तो फिर कुलदीप नैयर को कब्र से उठाना पड़ जाएगा कि भैया आप ही पूछ लीजिए, खुशवंत सिंह को लाना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग तो सवाल पूछते नहीं हो। तुम खुशवंत सिंह के और कुलदीप नैयर की उम्र का इंतजार कर रहे हो कि उस उम्र के हो जाओगे तब सवाल पूछोगे। शायद अभी सुधीर चौधरी की भी उम्र नहीं हुई है सवाल पूछने वाली, इसीलिए सवाल नहीं पूछ पाते। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि पत्रकार निष्पक्ष होना चाहिए। अब सोचिए ये बात कौन कह रहा है। सुधीर चौधरी कहे पत्रकार निष्पक्ष होना चाहिए, पत्रकार के मन में कोई पूर्वाग्रह, मतलब पहले से उसके मन में कोई आग्रह नहीं होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए पत्रकार के मन में। ये सुधीर चौधरी के कार्यक्रम हैं, मियाँ भाई से लेकर के और मुसलमानों तक के इनके प्रोग्राम, डीएनए ब्लैक एंड व्हाइट सब उठा देख लीजिए, नफरत कूट कूट के इसमें भरी है। ये निष्पक्षता का न नहीं जानता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पक्ष जानता है। वो जानता है कि जहां से बिस्कुट मिल रहा है पार्ले, वही पक्ष एक जानता है ये। इसके बाद ये कह रहा है कि जो लोग निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं करते हैं वो कार्यकर्ता होते हैं, वो पत्रकार नहीं एक्टिविस्ट होते हैं। ये देखिए, अपने बारे में बताइए कौन है इस देश में कार्यकर्ता। सुधीर चौधरी के अलावा और कौन आपको कार्यकर्ता नजर आता है? ये कह रहे हैं कि जो भी लोग पत्रकारिता करते हैं वो एजेंडे पे कोई काम नहीं करते हैं, और ये पत्रकार जो थी वो एजेंडा पर काम कर रही थी। आप बताइए एजेंडा पर कौन काम कर रहा है? हम दर्शकों से सवाल पूछ रहे हैं, एजेंडा किसके पास है? कौन सुबह से शाम तक जो कार्यक्रम ये सुधीर चौधरी कर रहा था, यह भी बिना एजेंडे का नहीं था। इसका भी एजेंडा था किसी तरह मोदी को बचाओ, किसी तरह मोदी को बचाओ। उसके बाद ये कह रहा है कि विपक्ष उस पत्रकार के साथ जुट गया। विपक्ष को ये देश खारिज कर चुका है, विपक्ष चुनाव हार रहा है, विपक्ष के मुद्दे इस देश को पसंद नहीं आते हैं, इसलिए विपक्ष अब देश का अपमान कर रहा है। ये मोदी का नहीं, ये देश का अपमान है। जब भी नरेंद्र मोदी से सवाल होता है तो ये ट्रेंड खासकर 2019 से चला है, मोदी के अपमान को तत्काल देश का अपमान दिखाते हैं ये एजेंडाधारी। अरे मोदी का अपमान और देश का अपमान कैसे एक हो सकता है भाई? मोदी का नकारापन इस देश का नकारापन थोड़ा कहलाएगा। सुधीर चौधरी की चाटुकारिता अशोक वानखेड़े की चाटुकारिता थोड़ा कहलाएगी?
अंजना ओम कश्यप का चरण चाटना आशीष चित्रांशी चरण चाटना थोड़ा हो जाएगा? कैसे हो जाएगा भाई? तुम चरण चाट रहे हो, हम तो चरण काट रहे हैं, छाट रहे हैं। नहीं नहीं, मोदी जी का अपमान देश का अपमान नहीं है, मोदी जी ही देश का अपमान है। बिल्कुल वस्तुस्थिति है, वस्तुस्थिति है। अब आप, मैंने मतलब सुबह से सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूं, सही कह रहे हैं सुधीर चौधरी, बिल्कुल गलत नहीं कह रहे आशीष जी। हर आदमी का अपना एक पैमाना है। सुधीर चौधरी के हिसाब से वो महिला मात्र 6 साल की पत्रकारिता है, जूनियर है, उसको सवाल पूछने का अधिकार नहीं, क्योंकि वो तिहाड़ में नहीं गई, उसके ऊपर कोई ब्लैकमेलिंग का केस नहीं है, उसने अपने टीआरपी के लिए कोई फर्जी खबर चला के किसी का जीवन बर्बाद नहीं किया। ये सारे चीज करके ही तो ये आदमी पत्रकार बना है। उसने किसी राज्य के, नॉर्वे में छोटे राज्य होंगे, उसके मुख्यमंत्री से हाथ पैर दबा के अपनी अपॉइंटमेंट नहीं करवाई। तो इसके बारे में अब किसी ने मुझे ऐसे एक बार कहा तो बोले आप हुड्डा जी को बदनाम कर रहे हैं। मैंने बोला हुड्डा जी का नाम मैंने लिया नहीं भैया, कृपा करके कोई शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। तो ये सारी चीजें हैं, और कोई चरण चाट कर 1 करोड़ का पैकेज टैक्स पेयर्स के पैसे से नहीं लेता। नॉर्वे कौन सी एजेंसी किसको फंड करती है? या जॉर्ज सोरेस को फंड करने वाले लोग पीएमओ में बैठे हैं, जिनके बच्चे जॉर्ज सोरेस के फंड पे पढ़ रहे थे, वो खबरें चलाने में इनको शर्म आती है। एक और आपके सामने शायद खबर नहीं आई, एक बहुत सीनियर पत्रकार है, इंडिया टुडे के हिंदी के संपादक रह चुके हैं। अब बहुत सीनियर मतलब हमसे भी सीनियर है, वृद्धावस्था में 70 पार कर चुके होंगे। उन्होंने उस पत्रकार लड़की का बिकनी का फोटो डाला। बात उत करने वाला पत्रकार तो नहीं है? नहीं, सवाल वो नहीं है। वो जब किसी यूनिवर्सिटी के, सरकारी यूनिवर्सिटी के जब वाइस चांसलर बने थे, तब जो एचआरडी मंत्री थी, उसको भी ऐसे फोटो फिल्मों के बहुत है। अभी बीजेपी ने टिकट देके एक अभिनेत्री को सत्ता में लाया है, लोकसभा में बिठाते। उनके फिल्मों के और उसके कपड़ों के फोटो दिखाए तो रोंगटे खड़े हो जाते आदमी के। क्या नॉर्वे में बिकनी पहनना पाप है क्या? और हमारे यहाँ कई महिला पत्रकार होगी, स्विमिंग भी करती होगी, तो साड़ी और सलवार सूट में तो नहीं करती होगी। ये व्यक्तिगत चॉइस है। जब किसी एक्ट्रेस के नेता बनने के बाद पुराने फोटो छपते, तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये उसकी पुरानी जिंदगी है, तुम क्यों उसको ऐसा करते हो? लेकिन उसके पीछे लगना है, उसको ट्रोल करना है लगातार। ट्विटर पे एक्टिव नहीं है। ये पत्रकारिता में कब से कंडीशन हो गई भैया? ये हमने फिल्मों में सुना, सीरियल और फिल्मों में, फला एक्टर को और एक्ट्रेस को साइन करो, उसके बहुत फॉलोअर्स है, तो ट्रेलर भी रिलीज किया तो इतने करोड़ लोगों तक पहुंचता है। ये मार्केटिंग की टेक्निक है। किसी पत्रकार को ट्वीट होना, अरुण शौरी को मैं पत्रकार मानता हूं, वो कहा ट्विटर, मैंने अरुण शौरी का कोई ट्विटर पे देखा नहीं कभी। अरुण शौरी कैबिनेट में भी रहे हैं। कुलदीप नैयर को मैंने कभी ट्वीट पे नहीं देखा। लेकिन इमरजेंसी में पार्लियामेंट से 1 किलोमीटर के भी कम डिस्टेंस पर इमरजेंसी के खिलाफ प्रेस क्लब में बात करने वाली सारे पत्रकारों ने मिलकर इमरजेंसी का निषेध किया, वो कुलदीप नैयर है। किसको पत्रकार कह रही है? उसके फॉलोअर नहीं तो पत्रकार नहीं। फिर मैं दर्शकों को बताता हूं, ये जो चला रहे हैं एजेंडा कि उसने किसी के कहने पे बदनाम करने के लिए सवाल पूछा, टोटल गलत है, फ्रॉड है, झूठ बोल रही है। फिर मैं सीक्वेंस बताता हूं आपको, और ध्यान से सुनिएगा। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई,
ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर ने नॉर्वे के अपने पत्रकारों से बात हुई। उनने पत्रकारों ने पूछा कि जब ज्वाइंट आपके प्रधानमंत्री लेने वाले, मतलब मोदी जी जब सवाल जवाब नहीं लेते तो क्या हुआ, ये बताइए हमको अंदर बातचीत में। तब उन्होंने कहा कि हार्मुज पे भी बात हुई और एनर्जी क्राइसिस पे बात हुई, साउथ ईस्ट एशिया पे बात हुई, दोनों देशों के बीच में क्या हो सकता है इस पे बात हुई। साथ पे हमने उनको हमारी चिंता भी बताई, पूरे ये यूरोपियन यूनियन की चिंता है भारत को नीदरलैंड लेकर। के पीएम के साथ, ये हाँ नीदरलैंड वाले पीएम के साथ हुआ था, वहां हाँ शुरू हुआ था। हाँ। नीदरलैंड में। तो वहां से उन्होंने कहा कि हमें चिंता है, पूरे यूरोपियन यूनियन को चिंता है इस बात की कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन, रिलीजियस फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम, इसमें बहुत सारे भारत में लोचे हैं, इश्यूज। ये ठीक नहीं है एक डेमोक्रेसी के लिए। हमारी चिंता हमने बताई, बात खत्म हो गई थी। एक प्राइम मिनिस्टर ने चिंता बताई, इसलिए दूसरे पत्रकार ने सवाल पूछा। हमारे यहाँ नहीं होता है कि जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में से कोई स्टेटमेंट आता है तो हम यहाँ हमारे विदेश मंत्रालय को पूछते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा, आपका क्या कहना है। हम बोलते हैं ना ऐसे, हम कहते हैं ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसा कह रहा है, अपना देश का स्टैंड क्या है, पूछते हैं ना। तो उसी पे उन्होंने कहा कि आपके यहाँ ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, और यदि किसी प्रधानमंत्री को क्यों पूछना नहीं चाहिए। क्या हमने पत्रकारिता में देखे नहीं कैमरे लेके, मतलब माइक लेके गाड़ियों के पीछे भागते हुए नेता। क्या आशुतोष ने माइक लेकर जब एक यूपी के बड़े नेता के सामने माइक रखा था और फिर काशीराम। उन्होंने, हाँ काशीराम जी ने, और काशीराम जी ने झापड़ मार दिया था कि मेरे मुंह पे माइक लग गया है। हाँ। क्या तब सारे लोग पीछे नहीं खड़े थे आशुतोष के? क्या आशुतोष की पत्रकारिता एजेंडे के तहत थी? काशीराम को सवाल पूछने पर एजेंडा सेट नहीं होता, राहुल गांधी पे सवाल पूछने पे एजेंडा सेट नहीं होता, सिर्फ प्रधानमंत्री पे सवाल पूछने पर एजेंडा सेट होगा। जो सत्ता में बैठे उनको सवाल, और ये तय करेंगे ये छिछोरे ये लोग सरकारी फंड पे पलने वाले, ये देश को बताएंगे इनके सवाल कैसे होते हैं। आम काट के खाते खाते हैं साहब, आप 18 घंटे कैसे काम करते हैं, एनर्जी कहां से लाते हैं? कभी उन्होंने पूछा कि 24 घंटे खेत में काम करने वाला किसान को कुछ नहीं मिलता, उसका क्या? कभी पूछा कि रात दिन रिक्शा चलाने वाला, साइकिल रिक्शा चलाने वाले को पेट भर खाना नहीं मिलता, उसका क्या? कभी पूछा, कभी जमीन जगह है पत्रकारिता का? ये ज्ञान दे रहे 1-1 करोड़ रुपए हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे के खा के, उधार है, नौकर है हमारा ये, जो बता रहा है कि 8 साल की पत्रकारिता है, क्योंकि इसको अपना 1 करोड़ का पैकेज कंटिन्यू रखना है। इसके खानदान में कभी 1 करोड़ किसी ने देखे नहीं होंगे। सरकारी, ये भी तो कांग्रेस का ही पाप है, ये भी कांग्रेस का पाप है। कांग्रेस भूपेंद्र का सिंह ही हुड्डा, पाप है ये। जो आप कह रहे थे हम तो नाम लेते हैं, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जी न्यूज में रखवाया था। तो ये जो सारी चीजें है, और ये पत्रकार बताएंगे अरे आप अपना काम करो, उस लड़की को अपना काम करने दो। 157 नंबर पे है देश, और यही यूपीए के टाइम पे यदि 157 से 160 पे पहुंच गया तो यही चिल्लाएंगे और नीचे आ गया देश। तब वो एजेंसी सही होती है, मोदी के समय वो एजेंसी सोरेस वाली हो जाती है। कोई कहता है कि उसने चाइना पे आर्टिकल लिखा, अरे वो जिस देश में वो लड़की है उसका थोड़ी चाइना से दुश्मनी है। तुम्हारी दुश्मनी चाइना से है तो सारी दुनिया चाइना के खिलाफ लड़ेगी क्या? नहीं नहीं भाऊ, दुश्मनी की बात भी नहीं है। वो चीन को, अगर वही कह रहे हैं, हम भी तो चीन की तारीफ अभी कल परसों की है तारीफ, हम तारीफ कर देंगे देशद्रोही हो जाएंगे चीन की। भाई किसी के भी दुश्मन भी हो, अगर दुश्मन, हम चाइना कहां से कहां पहुंचा, 40 हम साल के अंदर चाइना का सफर देखिए। भाई, कौन दुनिया चाइना में ने नहीं चाहिए? क्राइसिस के लिए पेट्रोलियम का स्टॉक अपना 3000 गुना, 3000 टाइम्स ज्यादा भारत का कर हाँ। दिया। ये हमारी मूर्खता है। हम कंजम्पशन में नंबर 2 पोजीशन पे है और स्टॉक में 27वें पोजीशन पे है। क्या ये हम नहीं कह पाएंगे? डिप्लोमेटिकली ऑपरेशन सिंदूर के समय एक देश पाकिस्तान को गाली देने के लिए खड़ा नहीं था।
ये हमारी विफलता नहीं है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो आतंकी देश है, उसके साथ देने के लिए 3-3 देश सामने आए, ये उनकी सफलता है। सीधे अब ये क्या चाहते हैं हम लोगों से कि हम लिखे पत्रकार कब बनेंगे, जब हम लिखे मोदी ने कपड़े पहन लिए हैं अब चीन नंगा हो जाएगा। कल दिखाए थे ना, मोदी पहुंच गए हाँ, इटली, अब चीन, अब खत्म, चीन खत्म हो जाएगा, चीन का सफर खत्म। इनको लगता है चीन खत्म होना मतलब पेंसिल से चाइना लिखना और इरेजर से मिटाना। मतलब आप अपने आप को देख नहीं रहे हो। एक आदमी को, मतलब ये देशद्रोही, अगर देशद्रोहियों वाकई, और इतिहास में कभी न कभी तो ये सूची बनेगी, इतिहास इंसाफ कभी न कभी करेगा, मुझे लगता कभी है। कभी क्या, ऐसा थोड़ी है। देशद्रोही जयचंद, इनके नाम देशद्रोहियों में गिने जाएंगे। जयचंद तो इन सबके आगे हीरो दिखाई देगा। ये इनके एक एक शरीर में एक एक लाख जयचंद भरा हुआ है। ये इतने गिर चुके हैं, इतने गिर चुके हैं सब, कि एक आदमी से खाली लाभ प्राप्त करने के लिए, उसका चढ़ चाटने के लिए इस देश को ये गलत में लेके चले जा रहे हैं। उससे सवाल नहीं आज पूछना। नीट आज नीट पर देश पूछना समस्याओं इससे। से जूझ रहा है। महाराष्ट्र नहीं, में हर 6 घंटे में एक मतलब किसान जान दे देता है। बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, और ऐसे इशू कई चीजें आई हैं। कौन सी इशू पे डिस्कशन होता है? एक महिला की इज्जत लूटी जाती है बस में 2 घंटे दिल्ली के रोड पर, और उस दिन डिस्कशन का इशू होता है कि राहुल गांधी 22 सालों में 60 करोड़ रुपए कैसे करें। किसी ने मोदी जी को नहीं पूछा, जब आप भीख मांग रहे थे, भीख मांग के खा रहे थे, तब आप अमेरिका के 29 राज्यों में कैसे घूमे? ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। हम पूछते हैं कि राहुल गांधी को पूछो, 10 सवाल पूछो, हम भी पूछते हैं। पूछिए सवाल, सवाल पूछना चाहिए। पत्रकार पूछेगा नहीं तो कौन पूछेगा? राहुल से भी या इनके बस की भाड़गिरी नहीं करके है। थोड़े आए हैं? सरकारी प्रवक्ता थोड़ी है, पीआईबी के एम्प्लॉय थोड़ी है, या पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी है। जो चीज अच्छी है अच्छी है, जो चीज गलत है गलत है। सही को सही समाज कहने के का लिए सब पत्रकारिता कर कुछ। रहे हैं, मोदी के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं, बीजेपी के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं? नहीं, मोदी के ये लिए भी तो कर रहे बताइए। हैं, मोदी के लिए कर रहे हैं, और किसी के लिए नहीं कर रहे, और किसी के लिए नहीं। राजनाथ, बीजेपी भी नहीं कहेंगे हम, राजनाथ के लिए थोड़ा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मोदी के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं, और किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर मोदी के लिए राजनाथ सिंह को कल को इन्हें कहीं चौराहे पे खड़ा करके अपमानित करना हो, तो वो करेंगे कि राजनाथ सिंह देशद्रोही हो गया है, नरेंद्र मोदी हाँ ने एक्शन ले लिया। हाँ, ये बस बस। किसी में नहीं, ये सिर्फ एक आदमी ने इन सबको बांध दिया, और वो आदमी जिसने अपने जीवन में जब जब इंटरव्यू दिया, उस जमाने में जब पत्रकारिता होती थी, तब तब गिलास से पानी पी के भागा है। जब जब इंटरव्यू दिया, तब अरे, गिलास उठाया, राजदीप पानी पी सरदेसाई के को चलती गाड़ी से उतार दिया। हाँ, विजय त्रिवेदी को खेत में हेलीकॉप्टर से उतार दिया। करण थापर के लेकिन प्रोग्राम से उठ के चले गए। हाँ, सवाल का जवाब नहीं देना, सवाल, इनको सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं होते हैं, क्योंकि जिसका कोई कर्म होता है वो जवाब देता है ना, जिसके कारनामे होते हैं वो क्या जवाब देगा? कर्म से जवाब दिया जाता है, कारनामों से नहीं। कारनामे बताओगे टेलीविजन पर, कैमरे पर। अरे, ये और सिर्फ मन की बात को महिमा मंडित करने वाले लोग हैं, ये जन की बात सुनने के तैयार नहीं। ये क्या क्या हुआ है आपको मैं दिखाता हूं, जरा दिखाओ भैया। एक बिट्टू शर्मा नाम से एक हैंडल है, उसने क्या डाला है, अब सच झूठ तो वही जाने, लेकिन क्या डाला देखिएगा जरा। नाम नहीं लिखूंगा, लेकिन थोड़ी देर पहले किसी ने मुझसे गलत काम करवाना चाहा। हेले लिंग के खिलाफ चल रहे पेड पोस्ट अभियान में मुझे शामिल करना चाहा, पर मैंने ही बोल दिया कि गरीब हूं, गद्दार नहीं, हिंदू हूं, संस्कारी हिंदू नहीं हूं, मेरा ईमान बिकाऊ सरकारी नहीं है। सरकारी हिंदू नहीं हूं। सरकारी हिंदू नहीं हूँ, हिंदू हूँ, सरकारी हिंदू नहीं हूँ, मेरा ईमान बिकाऊ नहीं है। सही किया ना दोस्तों, नीचे दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट भी डाला है। अब सही है गलत हो तो वही जाने, लेकिन ये देखिए टुडे। हेलो बिट्टू भाई, हेलो भाई, एक पेड पोस्ट का ऑफर है, करोगे? कौन सी पोस्ट है भाई, बताओ तो सही। हेले लिंक के बारे में करनी है,
बस ऐसा लगना चाहिए कि पीएम और देश का इंसल्ट किया है। अरे सॉरी यार, उसने एक सवाल पूछा है और तुम लोग उसको बदनाम कर रहे हो, सॉरी नहीं करूंगा। ये पूरा चैट का स्क्रीनशॉट डाला है बिट्टू शर्मा ने अपने हैंडल से, मतलब काफी देखा जाने वाला हैंडल है एक्स पर। ये चल रहा है कि मतलब एक कैंपेन, इस देश में जितना पैसा गरीबों का है चूस करके हराम का पैसा सब बांट बांट करके कैंपेन चलाते हैं। एक आदमी को सोचिए, एक आदमी के चक्कर में इस देश का सर्वनाश करने पर आमादा है सब, कि उसे उसका जो है, अच्छा इमेज, इमेज तो है ही नहीं। सही खबर कोई नहीं चलाएगा। हम्म, प्रधानमंत्री नॉर्वे क्यों गया ये खबर कोई नहीं चलाएगा। हम्म, 46 साल बाद भारत का प्रधानमंत्री नॉर्वे क्यों गया कोई नहीं खबर चलाएगा। हम्म, नॉर्वे का सॉवरन फंड है आशीष जी, हाँ 1960 में बना, ठीक है। आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा फंड माना जाता है, क्योंकि उनके यहां जब तेल मिला तो उन्हें लगा तेल जीवन भर के लिए तो नहीं रहेगा, तो उन्होंने तेल से मिलने वाला पैसा एक फंड में रखा, और उसको ऑयल फंड भी कहते हैं, और वो फंड विश्व के बड़े बड़े कंपनियों में डाला जाता है, ठीक है। हाल ही में उन्होंने अडानी ग्रीन्स और अडानी पोर्ट और एसीजेड, ये दोनों कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया, क्योंकि वो फंड जो है वो क्लीन चीजों में लगाते हैं, वो रियल एस्टेट में फंड लगाते हैं, वो क्लीन एनर्जी में फंड लगाते हैं, लेकिन टोबैको, परमाणु हथियार से जुड़े कंपनियां, टोबैको वाली कंपनियां, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है ऐसी कंपनियां, इनसे वो दूर रहते हैं। तो उनका जो इन्वेस्टमेंट था नॉर्वे का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, उन्होंने अडानी से विड्रॉ किया, और 2 मार्च 2026 के आसपास 7% जो अडानी के शेयर टूटे थे उस दिन, उसी दिन उन्होंने अपने सारे शेयर लिक्विडेट कर दिए, कि हमको अडानी में ब्लैकलिस्ट कर दिया दोनों कंपनियों को। क्या नॉर्वे में उसी कंपनियों को फिर से अडानी जी की पैरवी करने तो नहीं गए थे? सवाल ये भी उठता है टाइमिंग के हिसाब से, क्योंकि मार्च में ऑफलोड किया, ब्लैकलिस्ट हो गए, उसके बाद चुनाव थे इसलिए साहब बिजी थे, जैसे चुनाव खत्म हो गए मई में निकल लिए। नॉर्वे के साथ अपना कितना व्यापार है, क्या नॉर्वे से हम लेते हैं, क्या देते हैं? नॉर्वे से एक तरफा व्यापार है। नॉर्वे जो है उसमें है, ट्रेड सरप्लस में है। देखिए आप, तो नॉर्वे ऐसे ट्रेड में सरप्लस में, स्वीडन ऐसे में ट्रेड सरप्लस। चलो ठीक है, उनको बुलाया, आप गए, वो बात सारी अलग है, लेकिन फिर सवाल इस पे भी उठना चाहिए, ये डिस्कशन का मामला है। बिल्कुल अडानी के प्रवक्ता को भी बुलाए, गवर्नमेंट को भी बुलाए, वो सरकार बोलेगी, लेकिन लोगों के मन में सवाल है, उसका जवाब तो मिलना चाहिए। देश में सवाल जवाब दोगे नहीं, और इनके सवाल जवाब ऐसा नहीं कि पत्रकारों से बात नहीं करते, ये उनके पत्रकार जो है जिनको हम पत्रकार कहते हैं उन्हीं से बात करते हैं। नहीं तो हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री हमको चार्ज लगा दे, प्रधानमंत्री कहे कि मैं इंटरव्यू देता हूं, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए एक इंटरव्यू देने के, आधा घंटे का समय, मैं 5 लाख रुपए वेस्ट करूंगा तुम पे। सवालों को जवाब दे प्रधानमंत्री जी, मैं और आशीष जी, हम दोनों में से कोई भी एक चला जाएगा, और 5 लाख रुपए मेरा व्यूअर देगा। आज अपील मैं करूंगा, कल मेरे पास 5 लाख रुपए आ जाएंगे, फाइट में होगी। आप मोदी के इंटरव्यू, मोदी तैयार हो देने के लिए, और वो नहीं कि सवाल हम क्या पूछेंगे, सवाल हम पूछेंगे हमारा नहीं, भाई इंटरव्यू ऐसे ही 5 होता है, नहीं मैंने थोड़ी 10 होता है। लाख रुपए जब हम हम जुटा लेना, उनके भीख समय मांग की के भी लाएंगे कीमत 10 देने को लाख तैयार है रुपए। हमारी औकात से। प्रधानमंत्री जी बताए आधे घंटे में बात करें हमसे, आधे घंटे से सवाल को जवाब दे, और सवाल लाइव हो। हाँ लाइव रहेगा, ये वाला खेला नहीं, लाइव होगा। वो फिर अनिल कपूर टाइप इंटरव्यू होगा। हम लोग तो अनिल हाँ, कपूर नहीं बन पाएंगे, लेकिन अनिल कपूर टाइप होगा इंटरव्यू, फिर उसी में पसीना उसीना पोछना पड़ जाएगा। खैर, हम आपको कुछ सोशल मीडिया पर से कुछ चीजें हैं, वो इंफॉर्मेशन, मतलब कुछ ऑथेंटिक चीजें चल रही हैं, ऑथेंटिक चीजें आपको दिखाते हैं। जरा एक स्क्रीनशॉट आप देखिए स्क्रीन पर, लाओ भैया, ये देखिए। इस नॉर्वे में मोदी से पहले 15 जून 1983 को
इंदिरा गांधी गई थी, हमने इसकी चर्चा कल भी की थी। और इंदिरा गांधी, आप देखिए स्क्रीन पर, इंदिरा गांधी बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। वो देखिए बगल में उनके बैठे हुए हैं नॉर्वे के प्रधानमंत्री और इंदिरा गांधी की तरफ देख रहे हैं। इंदिरा गांधी वहां पर सवालों के जवाब दे रही है, सवाल ले रही है पत्रकारों के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। और दूसरी तरफ ये देखिए 1983 के बाद 2026, देखिए मुंडी नीचे है और कदम ताल जोरदार एकदम, पूरा दरवाजा पार करके ही सांस लिए हैं, सांस रोक करके योगा करते हैं, सांस ऊपर, सांस लीजिए और खींच लीजिए ऊपर, तो खींच करके सांस जब तक निकल नहीं गए सांस नहीं छोड़े। अगला चलिए, इसीलिए अंतर क्या है, एक आपको दिखाते हैं, बीबीसी का वो है, ये सबको मालूम है लेकिन फिर भी एक बार रिमाइंडर के लिए। प्रेस की आजादी में टॉप 5 देश, टॉप 5 कौन है? नॉर्वे, नीदरलैंड, एस्टोनिया, डेनमार्क और स्वीडन। इसमें नॉर्वे, नीदरलैंड, स्वीडन, इन सब में हो क्या है बताइए? गलत जगह पर गलत चॉइस हो गई ना, ये अडानी के चक्कर में जो ना हो जाए, गलत इलाकों में चले गए थे। वहां पे सब जगह, नीदरलैंड में भी इसीलिए जो है न कटाई हुई है छीछा लेदर, और नॉर्वे में भी हुई है। वो सब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पे है। वो किसी को भी घेर के सवाल पूछते हैं सर, किसी को भी। नीचे अब देखिए भारत को, नीचे बांग्लादेश भी हमसे ऊपर है 152, पाकिस्तान हमसे ऊपर 153, हम 157 पर हैं। अफगानिस्तान, चीन, क्यूबा उस वाले जो है कैटेगरी में है। एक फोटो और दिखा दीजिए, कुछ क्रिएटिव लोगों ने बनाया है, ये फोटो दिखा दीजिए। देखिए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, रैंक 1 नो मेकअप ओनली जर्नलिज्म, रैंक 158 ओनली मेकअप नो जर्नलिज्म। देखिए ये फर्क, इन्हें सवाल नहीं पूछना है, इन्हें सवालों को दबाना है, सवालों को दफन करना है। जरा आगे चलिए और कुछ चीजें सुनवा दें, वक्त हो गया, जल्दी 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 लाइए। बात ऐसी है, हेलिंग ने जो कहा नॉर्वे में, हिंदुस्तान अपने आप को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश मानता है, और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, जब सामने आता है दूसरे देश के प्रधानमंत्री के साथ और वहां के लोग उनको सवाल पूछते हैं तो भाग कर जाना या सवाल टालना, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। हमारे प्रधानमंत्री ने 12 साल में अब तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किससे डर से? आप जाकर सभाओं में, रैलियों में, हाँ, संसद में अपना भाषण करके निकल जाते हैं, वो सामने रखा होता है, यहाँ वहां घूमकर पढ़ लेते हैं। आप एक ऐसे नेता हो, अपने आप को सक्षम नेता मानते हो, आप इस देश का नेतृत्व कर रहे हो, आपके लोग आपको भगवान का अवतार मानते हैं, तो भगवान डरता क्यों? किससे डरता है? नॉर्वे की एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा है, उसको जवाब देने में ही आपकी बहादुरी थी और देश की बहादुरी थी। लेकिन आपने शोले में जो गब्बर का डायलॉग है ना, गब्बर का नाम मिट्टी में मिला दिया, आपने देश का नाम मिट्टी में मिला दिया। एक गलत। तो विदेश आप जाते क्यों? अगर किसी सवाल का जवाब वहां के लोग पूछते हैं, कुछ जानकारी चाहिए, तो आपने उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए। इंदिरा गांधी ने 42 साल पहले, 42 ईयर्स पहले नॉर्वे जाकर वहां के प्रधानमंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। पंडित नेहरू अमेरिका में जाकर पत्रकारों से बातचीत करते थे, बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। लेकिन 12 साल में ना देश में ना विदेश में ये देश के प्रधानमंत्री सिर्फ घूमने जाते हैं, फोटो निकालते हैं, वहां के नेता उनके साथ गले मिलते हैं सिर्फ, और वहां से निकल आते हैं। एक बार तो करो प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिल्ली में करो, मुंबई में करो, नीदरलैंड में करो, नॉर्वे में करो, कहाँ भी करो, लेकिन करो। प्रधानमंत्री पद छोड़ने से पहले या छूटने से पहले एक बार तो पत्रकारों से
खुले दिल से बात करो। चलिए सुप्रिया सुनेत को सुनाइए। भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157th रैंक पर ऐसे ही थोड़ी पहुंचा है। अरे बड़ी मेहनत मशक्कत लगी है इसमें। नरेंद्र मोदी जी की, उनकी सरकार की, उनके चरण चुंबक मीडिया की दिन रात मेहनत की गई है, तब तो हम वहां पहुंचे हैं। अब कल का एग्जाम्पल लीजिए। मोदी जी नॉर्वे में थे, वहां पर एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ दिया, मोदी जी भग खड़े हुए। हमारे मीडिया ने क्या किया? हमारे मीडिया ने ये नहीं कहा कि अरे 145 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, आप क्या एक सवाल का सामना नहीं कर सकते थे? हमारे देश के मीडिया ने उस पत्रकार की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। उसका 4 साल का एक्सपीरियंस है, वो सोरोस की एजेंट है, उसने उलझुल सवाल पूछ लिया, फलाना ढिमकाना, मतलब उस पत्रकार की धज्जियां उड़ाने में हमारे देश के मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे देश के मीडिया ने एक बार भी ये नहीं कहा कि 12 सालों से प्रधानमंत्री रहने के बाद एक प्रेस वार्ता मोदी जी ने क्यों नहीं की। हमारे देश के मीडिया ने 12 सालों में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 129 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला, सुई टपक सन्नाटा। इन लोगों की हीरोपंती जो है वो हिंदू मुसलमान करने में, लोगों को विभाजित करने में, उलझुल मुद्दे उठाने में, सरकार की छवि बरकरार रखने में, उस पर लीपा पोती करने में, सरकार की ढाल बनना, बस यही है। लोगों के मुद्दे उठाना, जनता की आवाज बनना, असल मुद्दों पर चर्चा करना, प्रधानमंत्री पर यह प्रेशर डालना कि वो प्रेस वार्ता करे, ऐसी चीजों से इनका कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप विडंबना समझिए कि देश का मीडिया प्रधानमंत्री का किस बात पर बचाव कर रहा है कि वो सवाल से भाग खड़े हुए। अब इससे ज्यादा बड़ी विडंबना क्या होगी? और फिर इनको चरण चुंबक बुला दो तो बड़ा बुरा मान जाते हैं। 12 साल में 129 प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी मोदी के पालतू मीडिया के सामने राहुल ने कर डाला। ये अपने ही मीडिया के सामने, जहां पर पता है मोदी की अगर पीसी कर भी लेंगे तो किसी की हैसियत नहीं है कि वहां पर कोई उनसे कोई कड़वा सवाल पूछ ले, लेकिन फिर भी घबराहट होती है कहीं ऐसा ना हो कि पीसी में किसी की आत्मा जग जाए। डर इस बात से लगता है कहीं किसी ये इन्होंने चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले बहुत सारे पत्रकारों को 1 to 1 बुला के इंटरव्यू दिए। वो क्या उनके सवाल जवाब तो एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा, मतलब व्यंग का, हंसी मजाक का है। वो उनका आईडी अतुल लोंढे है, उन्होंने उसका कोलाज बना के दिया है। मैं हंसत लोटपोट हो गया देख के। गजब है। मतलब ऐसे ऐसे नारे सुना रहे हैं उनको कि अब की बार 400 पार, फिर हो जाए राहुल फरार। ये रजत शर्मा बता रहे, ये नारे आ रहे साहब आपके फेवर में, और प्रधानमंत्री मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। स्मिता प्रकाश कहती है कि चुनाव तो सिर्फ औपचारिकता है। हाँ वहाँ चुनाव औपचारिकता है, औपचारिकता है, मतलब आप ही जीते हो, फिर कोई चुनाव को ये एक एंकर पूछ रहा है कि आपको नहीं लगता सर हम 2029 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 24 तो आप जीत ही रहे हैं, उसमें तो कोई चांस ही नहीं है अब किसी का। ये चुनाव के पहले देश के सामने आपने क्या किया, देश की समस्याएं क्या है, आपका एजेंडा। अरे नहीं, इतना तो पूछते कि सर आपका जो घोषणा पत्र है उसका कैसा लागू होगा, इतना तो पूछते नहीं। सर हम तो 2029 के बारे में सोचते सर, इसका मतलब 2024 तो सर जीत ही गए आप, उस पर क्या बात करनी है। ये पत्रकार कहते हैं अपने आप को, इनको देश की समस्या मालूम नहीं है। इनको एक ही मालूम है कि इस महामानव को हम कैसा खुश रखें, इसके चेहरे पे हंसी बनाए रखे, भैया हमारी 2 टाइम की नौकरी और धंधा चलता रहे, क्योंकि पत्रकारिता धंधा बन गया है इन लोगों के लिए। अखबार उठा के देखिए, कोई चाटुकार अखबार भी है, उसमें भी खबरें मिलेगी आपको देश में क्या हो रहा है। 90% खा जाते हैं, लेकिन 10% भी दिखाते होंगे, उसमें भी पता पड़ता है। कहीं छोटा छपा रहता है, उसमें भी पता पड़ता है। अरे इतने मक्कार हैं सब। कल ही अभी अडानी पर सबने क्या लिखा, सबने, इंडियन एक्सप्रेस से लेकर के सबने। हमें तो कई बार अब शर्म आती है कि रामनाथ गोयनका का अवार्ड मतलब नहीं लेना चाहिए अगर किसी को पत्रकारिता की अगर अभी भी इज्जत करनी है तो। उस दिन मुझे इंडियन एक्सप्रेस पे तरस आने लगा जिस दिन मुख्य अतिथि के रूप में पोडियम पर मोदी को खड़ा करके और नीचे पत्रकारों को मोदी से पत्रकारिता सिखलवाया इंडियन एक्सप्रेस ने उसी दिन। कल उसने भी लिखा कि अमेरिका में ड्रॉप हो गए, चार्जेस ड्रॉप हो गए। और हमने कल कार्यक्रम किया भाऊ,
उसमें अमेरिका का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाया जिसमें लिखा है सेटलमेंट एग्रीमेंट, सेटलमेंट और चार्जेस ड्रॉप। ये कितना बड़ा अंतर है। ये जाहिल इस देश को मतलब सब अडानी और मोदी के वो बन करके काम कर रहे हैं। ऐसा है, हमने रेड लाइट जंप किया, हमको कोर्ट का नोटिस आया, चालान आया, कोर्ट का नोटिस आया। मैं जाता हूं कोर्ट में, कोर्ट बोलता है कि ये तुम्हारा फोटोग्राफ है, तुम्हारी गाड़ी चेंज हो गई, आप यहाँ पे फाइन भर दो 200-2000 रुपए। मैंने फाइन भर दी। बाहर आके बोला किसी ने क्या हुआ, बोला कुछ नहीं, मेरे खिलाफ जो चार्जेस थे ड्रॉप कर दिए कोर्ट ने, मतलब रेड लाइट जंप ही नहीं करी। तो 2000 रुपए काय को भरे? 2 केसेस थे इनके ऊपर। एक भ्रष्टाचार करके छुपाया और वो इन्वेस्टर्स को मूर्ख बनाया, उसमें 250 करोड़ रुपए पेनल्टी, और करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट, इस पे सेटलमेंट हुआ। और ईरान से जो गैस और या कुछ एलपीजी लाने के चक्कर में तो सीधा 2,500 करोड़ रुपए का फाइन हुआ। हाँ, 2300 करोड़ का फाइन है। चलिए खैर, वो अडानी सब यही देश की मीडिया की बात, ये कहते हैं ना कि मीडिया क्यों हो, ये इसके प्रमाण हम बता रहे हैं। अभी एक और प्रमाण है, जरा देखिए, मोदी जी की वीडियो आई है, क्यों भैया, देखिए, ये देखिए, दोनों को देखिए आप, बहुत गौर से बातचीत चल रही है, मेलोनी बोल रही हैं, वो तो खाली जो है आंख से ऐसे गर्दन घुमा घुमा देख रहे हैं। लेकिन हाँ, अब इनका भी हाथ उठा कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन ऑडियो गायब है। ऐसे ही ऑडियो गायब था जब मैक्रो से मिले थे और बाद में वहां से ऑडियो जारी कर दिया, तो पता चला है यार यो ट्विटर ऑन यू, हाँ ट्विटर वो कर रहे थे वहां पे। नहीं हाँ, पता ही नहीं चल रहा था। ऐसे ही चीन में बगैर ऑडियो का आया था, उन्होंने वहां की मीडिया ने ऑडियो जारी कर दिया। ये बिना ऑडियो के जो हमारे यहाँ आता है, यही है हमारी पत्रकारिता। 157 नंबर पे इसलिए है। बताओ, प्रधानमंत्री भी जो है ऑडियो आवाज गायब कर दे रहे हैं। एक तो प्रधानमंत्री मीडिया से बात नहीं करता, और जो दाएं बाएं घूमते हुए कुछ ज्ञान बघालता है उसको भी ऑडियो के बगैर देश को दिखाते हो। देखो ऑडियो के साथ कैसे होता है, दिखाओ, जिस नेहरू गरी आते हैं दिखाइए। 1900 कब का है, 61 का है मेरे ख्याल से। Mr. Chairman, members of the National Press Club, as you have been reminded, this is the 3rd visit I have paid to this club as your guest. Speaking of India's development, the Prime Minister says, there's a dynamism in India today, people's minds and activities in agriculture, in industry, in social services and the like. That is the main thing. And therefore, we have a good deal of faith in the future. during the traditional question and answer period after lunch, Mr. Nehru's replies cover a wide range of topics. उन्होंने बहुत ही मतलब बेधड़क बहुत सारी बातों पर अपनी राय रखी। ये 9 नवंबर किया था, मैंने इसी वीडियो को कोट किया था जिसमें रशिया ने एटॉमिक विस्फोट किया, उस पर सवाल था और बेबाक तरीके से जवाब देते हुए जवाहरलाल नेहरू थे। अरे कहा जवाहरलाल नेहरू पढ़े लिखे इंसान, उनको तो उनके तो नाखुद के बराबर की मतलब इनकी तुलना नहीं हो सकती। ये बताइए, ये यूएस का नेशनल प्रेस क्लब है, जाकर के नेशनल प्रेस क्लब में जा रहा है प्रधानमंत्री, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और उससे कड़वे कठोर ऐसे सवाल, कड़वे कठोर नहीं, ऐसे सवाल जो डिप्लोमेटिक उसको फंसा सकते थे। नेहरू को फंसाने वाले सवाल थे, लेकिन नेहरू ने फंसाने वाले सवालों पर भी जवाब दिया। ये नहीं कहा वसुधैव कुटुंबकम नहीं बोला। हाँ नहीं, हम तो परमाणु विस्फोट हुआ, हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं और ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए, नहीं पूछो। वो अडानी वाला सवाल याद है ना, अमेरिका में कैसे कर रहे थे। हाँ।
मुझे लग रहा था कि चलिए खैर यहीं पर कार्यक्रम विराम देते हैं, फिर वक्त काफी हो गया है। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।